हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम टू वीएस एजुकेटर। आज हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1। इसके पहले हमने बेसिक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने सारे के सारे बेसिक के बारे में जान लिया है कि हेरिडिटी क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसमें हमने न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, सारे के सारे हमने बेसिक के बारे में पढ़ लिया। आज हम लेक्चर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करें। चलिए फिर देखते हैं। तो आपको बताया गया है हेरिडिटी चैप्टर का नाम ही है क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आए हुए हैं ये सारे के सारे कहां से आए? आपके प्रीवियस जनरेशन से आए, ठीक है ना। और जो भी चेंजेस आप देखते हो, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, जो भी सिमिलरिटीज देखते हो, ये सारी की सारी आपके हेरिडिटी के अंदर स्टडी की जाती है। अब देखो बच्चों, ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के बारे में ढूंढने वाले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लाइफ पूरा कंट्रीब्यूट करके पूरा लाइफ देके उन्होंने आपके हेरिडिटी के बारे में स्टडी किया और सबको बताया कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन किए। तो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट है ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ये जो आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल है, इनको बोला जाता है पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी आपके जेनेटिक के रिलेटेड स्टडी स्टार्ट किया था वो कौन थे? आपके मेंडल थे, ठीक है। ये आपके इसमें स्टडी कब स्टार्ट किया था इन्होंने? आपके 1886 में। और इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जो जेनेटिक ही एक ऐसा मटेरियल है जो आपके बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है आपके जेनेटिक मटेरियल को। क्लियर यहाँ तक? और इन्होंने ये इसको प्रूफ करने के लिए पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने लगभग नहीं तभी 4 से 5,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही ये कंक्लूजन निकाला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करता है। सेकेंड साइंटिस्ट आपके इसमें ह्यूगो डी राइस। ये आपके 1901 में एक इन्होंने थियरी दिया था, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशनल थियरी। इनके हिसाब से क्या था कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस देखने मिलता है, मतलब कि समझो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास में एक जनरेशन है, आपके पेरेंट वाले जनरेशन, जो पेरेंट दोनों भी आपके अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, दोनों भी आपके साथ फिट है, मदर भी फिट है, फादर भी फिट है। लेकिन आगे आने वाला जो जनरेशन आया, जो बेबी आया, वो एक आंख से अंधा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मदर फादर एकदम फिट है लेकिन बेबी के अंदर हमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट देखने मिला, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में आ रहे हो तो इनके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। और ये चेंजेस कैसा होता है? सडन चेंजेस, ठीक है ना। एक जनरेशन के बाद में तुरंत आया और तुरंत में उसके आंखें अंधा पैदा हो गया, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जो भी आपके बॉडी के अंदर चेंजेस देखने मिलता है ये सारे के सारे म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। यहां तक आपके पास में ह्यूगो डी राइस ने अपनी थियरी दे दी। फिर उसके बाद में तीसरे आपके ट्रायो साइंटिस्ट, आपके बाद तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था वोल्टेयर एंड सटन, ठीक है ना। वोल्टेयर और सटन ने आपके इसमें अपना एक थियरी दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। इन्होंने अपने एक क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया और ये स्टडी किसमें किया था? आपके सबसे पहले ग्रासहोपर में, ठीक है। इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग थिंग है, हर एक लिविंग थिंग के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और यही क्रोमोसोम क्या करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी चीजें होती है उन सबका फॉर्मेशन और चेंजेस करने का काम कौन करेगा? क्रोमोसोम करेगा। इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी लिविंग थिंग है सबके अंदर अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। क्रैब के अंदर आपके अलग प्रेजेंट होता है, समथिंग 206 प्रेजेंट होता है। आपके मेज के अंदर अलग प्रेजेंट होता है। पोटैटो के अंदर आपके इसमें 22 पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके जितने भी लिविंग थिंग है सबके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा और ये क्रोमोसोम के हिसाब से ही आपका फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड होता है, ठीक है। किसने बताया था? वोल्टर एंड सटन ने। अगर ये क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आया तो आपका फिजिकल और आपका मेंटल कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और ये स्टडी कब की गई थी? आपकी 1902 में किया था। फिर आपके चौथे साइंटिस्ट आए, ये 3 साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायो साइंटिस्ट, जिसमें से आपके पास में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकैर्थी एंड कॉलिन मैकलियोन। ये तीनों ने साथ में स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में इन्होंने डीएनए का फाइंड आउट किया, मतलब कि डीएनए का खोज किया, ठीक है। डीएनए का खोज करने के बाद में इन्होंने क्या बताया कि आपके हर एक लिविंग बॉडी में, ठीक है ना, हर एक लिविंग बॉडी में डीएनए ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो क्या करेगा कि आपके एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक को कैरी फॉरवर्ड करवाएगा।
ठीक है, मतलब कि इंसान का बच्चा इंसानी पैदा होगा और ये कौन बताएगा, डीएनए। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही पैदा होगा, ये कौन बताएगा आपके पास में, डीएनए, ठीक है ना। सेम कंडीशन में लेपर्ड या फिर आपके डायनासोर्स या फिर आपके गोरिल्लास जितने भी हैं, इन सब के आगे वाला जनरेशन देखोगे तो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स से लोग मैच करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक और आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रोजेनी में सेम टू सेम सिमिलैरिटीज है, और ये कौन कैरी फॉरवर्ड कराता है, डीएनए कैरी फॉरवर्ड करवाता है। और ये किसने बताया था, आपके ट्रायो साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकर्थी एंड कॉलिन मैकलियोड, ये तीनों ने आपके पास में बताया था। और ये स्टडी कब किया था इन्होंने, 1944 में स्टडी किया गया था। उसके बाद में आपके पांचों साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था आपके पास में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड, ठीक है। फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोड ने आपके पास में प्रोटीन सिंथेसिस का एक कॉन्सेप्ट मैप बना के दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स बनना हो जाता है, आपके टिश्यूज हो जाते हैं, आपके ब्रेन्स हो जाते या फिर आपके ऑर्गन्स हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन की मदद से ही बनेंगे। अगर किसी भी प्रोटीन का चेंज आया तो आपके बॉडी के अंदर चेंज देखने मिलेगा। जैसे कि हमें पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर आपके पास में 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है, और यही अमीनो एसिड से आपके पास प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। समझो कि आपका जो केराटिन वाला है, समझो आपके पास में जो बाल वाला प्रोटीन है, अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपके बाल व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन से आपके बॉडी में जो पिगमेंटेशन होता है मेलानिन वाला, अगर मेलानिन वाला प्रोटीन नहीं बनेगा तो एल्बिनिज्म हो जाता है, जो आपके पूरी की पूरी बॉडी को व्हाइट कर देता है। एज वेल एज आपको अगर धूप में जाओगे तो इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि आपके बॉडी के अंदर जो भी कुछ बनता है ये सारे के सारे प्रोटीन की मदद से ही बनता है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ में ये आपका स्टडी किया गया था 1961 में, ठीक है। यहां पे आ जाओ फोर्थ वाले, इसमें पैराग्राफ फोर्थ वाले लाइन में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकर्थी एंड कॉलिन मैकलियोड में इन्होंने और एक कंक्लूजन दिया था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट आपके वायरसेस में कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रेजेंट रहेगा, फिर उनके अंदर भी तो कुछ तो हेरिडिटी कैरेक्टर होगा, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि आपके पास में जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस में डीएनए नहीं, वायरसेस में आपके पास में आरएनए प्रेजेंट रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और ये आरएनए आपके पास में आपके बॉडी के हिसाब से चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आज जो टॉपिक पे आपका इसमें बेनिफिट ऑफ हेरिडिटी, आपके हेरिडिटी से हम लोग पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अगर हमने जेनेटिक के बारे में पढ़ लिया तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट है डायग्नोसिस ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स या फिर हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, उनके पेरेंट्स से आपके अंदर आया हुआ है, मतलब पेरेंट्स से बेबी के अंदर आया हुआ है, तो हम पहले जेनेटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो बेबी को अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं होती थी उनका भी ट्रीटमेंट हम बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास में आपने अभी पढ़ा था कोविड-19, ठीक है ना, ये वायरस था, वायरस के ऊपर हमने स्टडी किया, फिर हमने देखा कि अगर इसका हमने एंटीडोज बनाया या फिर आपके पास में एंटीवायरस बनाया तो कैसे होगा, ठीक है। फिर हमने उसका डीएनए के अंदर चेंजेस करके आपके हमने डोसेज बनाए, ठीक है, जो आपके क्यूरेबल डिसीज बन गए। थर्ड आ जाओ, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, मतलब क्या आपके पास में अगर कोई डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाला है तो उसके पहले अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये जो बंदा है या फिर वो बंदी है, इनके अंदर अगर एल्बिनिज्म है, तो हम इनके अंदर कुछ ना कुछ आपका हेरिडिटी चेंजेस करके वो इंसान को वहीं पे, मतलब जो बीमारी है उसको वहीं पे रोक सकते हैं, जो आगे जनरेशन को आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाए प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड द प्लांट, ठीक है। तो सबको पता है आज के टाइम पे हम लोग हाइब्रिड प्लांट्स और हाइब्रिड एनिमल्स से बहुत सारे फूड्स और बहुत सारे आपके इसमें फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से आपने ये सुना है गाय, जर्सी गाय मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन देयर डीएनए। एज वेल एज आपने इसमें अभी के प्लांट्स जो आते हैं, प्लांट के अंदर इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया जाता है कि आपके 3-4 साल होने के बाद में ही वो प्लांट आपके मैंगो का या फिर आपके गवावा का या फिर आपके इसमें जो भी फ्रूट्स है इन सब का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है एट द अर्ली एज। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये समथिंग आपका 8वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपके इंडस्ट्रीज में डीएनए के अंदर चेंजेस करवा के, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करवा के हम लोग इंडस्ट्री में क्या क्या यूज करते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल आपके इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये आपकी कर्ड बनाने में हेल्प करता है, एज वेल एज आपकी चीज़ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एज वेल एज आपके इसमें जो दूसरे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें भी हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपके जो इकोनॉमिक लेवल है यानी कि आपके जो कमर्शियल लेवल है यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके बेनिफिट है जो अगर हमने हेरिडिटी के बारे में जान लिया, जेनेटिक के बारे में जान लिया तो उसको चेंज करके कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो जो अभी तक हमने आपके डिस्कवरी के बारे में सारा का सारा डिस्कस कर लिया, एज वेल एज हमने बेनिफिट भी देख लिया। अभी आ जाओ देखते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो आरएनए है ये आपके आगे आने वाले टॉपिक का बेस है, इसलिए ध्यान से देखना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जो डीएनए होता है डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द आरएनए स्टैंड फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी के साथ में ध्यान दो बच्चों, ये जो डीएनए होता है डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। जो आरएनए होता है ये आरएनए आपके न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म मतलब कि दोनों जगह पे भी पाया जाएगा। इसी के साथ में जो डीएनए होता है डीएनए आपके इसमें डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है, आरएनए कैसा होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। इसी साथ में आपको ये भी पता है कि जो आपके डीएनए होते हैं डीएनए में कौन कौन से बेस पेयर होते हैं, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड द साइटोसिन, ठीक है। और जो आपका आरएनए होता है आरएनए में ये चेंजेस रहता है कि आपके थाइमिन की जगह पे यूरासिल का चेंज हो जाता है, मतलब कि आपके इसमें आरएनए में थाइमिन नहीं रहेगा, आरएनए में यूरासिल रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में आपने ये भी देखा है जो आपका डीएनए होता है डीएनए आपके तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है पेंटोज शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये आपने डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ऐसा डिफरेंस का आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है पेंटोज शुगर, ठीक है। ये बीच वाला आपके इसमें जो बॉन्ड बना के रखता हुआ होता है आपका फॉस्फोरस, ठीक है। और इसी के साथ में आपके पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होता है, ठीक है। अब समझो मैं नाइट्रोजनस बेसिस में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस ले लेता हूं, जैसे अगर मैं लेता हूं ए और उसके आगे मैं लिखता हूं टी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, ये जो आपका ए और टी रहेगा ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच रहेगा। सेम कंडीशन में जो आपका सी और जो जी रहता है ये भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच रहेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है कि ये दोनों भी आपके स्ट्रैंड को ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये दोनों जुड़ने के बाद में आपके डीएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके डीएनए में प्रेजेंट नहीं होते तो क्या होता, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता, ठीक है ना। और जैसे दोनों स्ट्रैंड अलग होते तो क्या होता, किसका फॉर्मेशन हो जाता, आपके आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पे देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यही आपके कनेक्शन करके रखते हैं। इसी के साथ में आपको ये भी पता है कि आपके इसमें जो एडेनिन होता है ये हमेशा आपके थाइमिन के साथ में पेयर करेगा और जो साइटोसिन है वो हमेशा आपके ग्वानिन के साथ में पेयर करेगा। इसी के साथ आप ये भी याद रखो कि जो आपका एडेनिन है यहाँ पे आपके पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, हमेशा थाइमिन के साथ में पेयर करेगा तो, और जो साइटोसिन है साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके। लेकिन जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है आरएनए के स्ट्रक्चर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का पेयरिंग नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका एक स्ट्रैंड अलग और दूसरा स्ट्रैंड अलग देखने मिलता है। समझ में आ रहा है, ओके। फिर ध्यान दो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा है कि आपके इसमें जो डीएनए का जो स्पेशल सेगमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इसी के साथ में आपने ये भी देखा है जो जीन होता है, जीन क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। आपके बॉडी में जिस प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट रहती है वो प्रोटीन बनाने का और वो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन किसके पास में स्टोर रहेगा, जीन के पास में स्टोर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जीन के पास में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा। जीन कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, आपके पास में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए में जीन है, जीन के पास में इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन से आपके पास में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, आपको आपके न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो डीएनए है वो तो न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता,
ठीक है। तो न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए क्या करता है डीएनए, अपने आप के खुद का एक सेगमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। और आगे जैसे आप देखोगे तो डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट क्रिएट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए। क्या बोला जाता है? आरएनए, ठीक है। मतलब आप कैसे प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए आपको न्यूक्लियस से बाहर आना है, लेकिन डीएनए बाहर नहीं आ सकता। तो क्या करना पड़ेगा, डीएनए खुद का एक नया सेगमेंट बनाएगा, सिंगल सेगमेंट, और ये सिंगल सेगमेंट आपके यहाँ से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद में पूरा का पूरा प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। अभी आगे ध्यान दो बच्चों, जैसे हम लोग आरएनए के पास में आते हैं तो आरएनए के पास भी आपका इसमें सेम न्यूक्लियोटाइड रहेगा, सेम फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और सेम नाइट्रोजनस बेसेस भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बस चेंज ये रहेगा कि यहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरासिल अटैच रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में एमआरएनए, आरआरएनए एंड द टीआरएनए। कौन कौन सा है? एमआरएनए, आरएनए एंड द टीआरएनए, ठीक है। जो एमआरएनए होता है इसका काम होता है मैसेंजर। कौन होता है ये आपके पास में? मैसेंजर। ये क्या काम करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जिस तरीके का प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है ना। जिस तरीके का अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट रहेगा ये आपके कोडॉन के फॉर्म में मैसेज बन के बाहर आएगा। किस फॉर्म में? कोडॉन के फॉर्म में, ठीक है ना, एक कोडेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब कोडेड फॉर्म में मैसेज आपका कौन कैरी करके लेके आएगा? एमआरएनए कैरी करके लेके आएगा। समझो यहाँ पे आपका इसमें आपका ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए ने क्या किया? मैसेज यहाँ से आपके साइटोप्लाज्म में लेके आना, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म में लेके आने के लिए क्या होता है? आपका मैसेज कोड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में मैसेंजर आरएनए वहां से आपके साइटोप्लाज्म में लेके आएगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में लेके तो आ गया, अब ये मैसेज देगा किसको? ठीक है। अब ये मैसेज जाता है आपके आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के पास में। किसके पास में? राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो राइबोसोमल, आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा है। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये राइबोसोम कहाँ पे अटैच होते हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, स्मूथ एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करेगा कि आपके मैसेज को डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करेगा, ठीक है। और डिकोड करने के बाद में जिस टाइप की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी उस टाइप की प्रोटीन को बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ आपके पास में? मैसेंजर आरएनए ने आपके पास में मैसेज दिया, ठीक है। आपके न्यूक्लियस ने मैसेज दिया, मैसेंजर आरएनए लिया और आपके राइबोसोमल आरएनए के पास में पहुंचाया, ठीक। अब देखो बच्चों, अब राइबोसोमल आरएनए के पास पहुंच तो गया, ठीक है, लेकिन आगे जाके कुछ मतलब कि आपके प्रोटीन बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि अमीनो एसिड किसको बोलेगा लाने के लिए? अब ये मैसेज आपको देगा टीआरएनए के पास में, ठीक है ना। अब राइबोसोम क्या करेगा? मैसेज देगा ट्रांसफर आरएनए का। इसमें किसके देगा? ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा कि आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, आपके साइटोप्लाज्म में जहां कहीं पे भी जो रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप की अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है उस टाइप का अमीनो एसिड यहाँ पे पकड़ेगा और आपके राइबोसोमल आरएनए के पास में लाके देगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए के पास में लाके देगा, आपके प्रोटीन बनने का काम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? यहाँ से आपके पास में बॉडी ने आपके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट किया, उसके बाद में आपका जो डीएनए था, जीन ने इन्फॉर्मेशन किसको दिया? मैसेंजर आरएनए को, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। फिर उसके बाद में मैसेंजर आरएनए ने किसको मैसेज पहुंचाया? आपके किसको लाके दिया मैसेज? वो राइबोसोमल आरएनए को। फिर राइबोसोमल आरएनए ने क्या किया? उसको डिकोड किया। क्या किया? डिकोड किया। और डिकोड करने के बाद में उसने देखा कि हमें इस टाइप की प्रोटीन की जरूरत है, इस टाइप के प्रोटीन के लिए हमें कुछ ना कुछ अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड लाएगा कौन? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना। इसने ये ट्रांसफर आरएनए को बोला। अब ट्रांसफर आरएनए आपके साइटोप्लाज्म में घूमेगा और घूमने के बाद में जिस तरीके के आपके अमीनो एसिड की जरूरत है वहां से किसको लाके देगा? वापस राइबोसोमल आरएनए को लाके देगा, ठीक है। अब जैसे ही राइबोसोमल आरएनए के पास में पहुंचेगा, राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम स्टार्ट कर देगा। समझ में आया तक? ठीक है। तो हमने ये प्रोटीन के बारे में भी देखा है, प्रोटीन आपके बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपके बॉडी के हर एक सेल स्ट्रक्चर जितने भी चाहिए, हर एक कुछ बनाने के लिए, हेयर हो गया, स्किन हो गया, एज वेल एज टीथ हो गया, जो कुछ भी आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ये सारी की सारी चीज आपके प्रोटीन से बनती है, ठीक है। आ जाओ अभी देखते हैं आपके 3 कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो जो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे,
ध्यान दो बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसको सिर्फ डिफिकल्ट बनाया गया है, प्रॉपर समझ में आता नहीं है तो ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। आज इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में और आपके ड्रामेटिक व्यू से समझते हैं कि आपका ये प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, क्या है, सिंथेसिस ऑफ mRNA। किसका सिंथेसिस हो रहा है, mRNA का सिंथेसिस हो रहा है एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए, ठीक है ना। मतलब हमें कहा बोला गया है कि आपके mRNA का सिंथेसिस करना है, किसकी मदद से, एज पर द न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या थे, आपके ATCG ये बेस पेयर्स थे, ठीक है। फॉस्फेट और शुगर आपका ये बन गया, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है। मतलब कि आपका जो ये डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है और ये डीएनए से आरएनए बनाने का प्रोसेस, इसी को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। समझे क्या, ओके। आ जाओ इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की डिमांड रहती है, अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रोटीन आपके बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है वो किसके पास में है, डीएनए के पास में है। और डीएनए के अंदर भी एक बेसिक सेगमेंट था, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सेगमेंट था। और वो पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने चलो यहाँ से यहाँ तक ले लिया, उसको क्या बुलाया जाता है, जीन बुलाया जाता है, ठीक है। ये जीन क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटीन बनाने वाला इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आया ना, प्रोटीन बनाने वाला इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लेकिन आपका जो जीन है क्या वो आपके न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है क्या, नहीं, ठीक है ना। मतलब कि आपके न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए हमें कुछ ऐसा बनाना है जो यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर आएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। और जैसे डीएनए स्प्लिट होगा वहां से आपके आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका डीएनए है, डीएनए स्प्लिट करने के लिए आपका यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो इसके दोनों पेयर जुड़े हुए थे अब क्या करेगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे अलग हुआ, एक स्ट्रैंड ये बना और दूसरा स्ट्रैंड ये बना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि आपके इसमें जो बेस पेयर है दोनों अलग अलग हो गए। अकॉर्डिंग टू आपके इसमें बेस पेयर आपका आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा जैसा बेस पेयर रहेगा उसके हिसाब से आपके इसमें अब एंटीकोडॉन्स, ठीक है ना। मतलब कि आपके इसमें जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है उसके ऑपोजिट वाले ज्वाइंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ए है तो इसके ऊपर यू लग रहा है, सी है तो जी लग रहा है, ए है तो यू लग रहा है। मतलब कि आपके इसमें जब भी आरएनए बनेगा तो जो टी होता है, ठीक है ना, जैसे हमने बताया था टी क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो आप देखोगे तो जो आपका एमआरएनए है यहाँ पे टी रिप्लेस हो जाता है विद यूरासिल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, हमने क्या देखा, डीएनए टूटा, डीएनए टूटने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही प्रोसेस क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, समझे क्या, ठीक है। यहाँ पे आपका टूटा, टूटने के बाद में आपके इसमें जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे वो न्यूक्लियोटाइड आपके इसमें बेस पेयर बनाएंगे। और बेस पेयर बनाने के बाद में ये देखो ये तीन आ रहा है, ये तीन के साथ में जुड़ेगा, फिर और आगे जाएगा और आगे जुड़ेगा और आगे जाएगा और आगे जुड़ेगा। और जाते जाते क्या होगा आपके इसमें, आपके आरएनए का जो भी है स्ट्रैंड थोड़ा सा लंबा होता जाएगा और आपके आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरएनए बन गया, ठीक है। अब आरएनए बनने के बाद में क्या होता है, आपके प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इसमें जो आरएनए से, ठीक है ना, मतलब कि आपके इसमें जो डीएनए है, डीएनए से प्रोटीन बनाने तक के प्रोसेस को क्या कहलाया जाता है, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। समझ रहे हो क्या, मतलब कि आपके पास में जो डीएनए है, डीएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस तक, यहां तक क्या बोला जाएगा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक ना। देखो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा। इसमें प्रोसेस क्या होगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने क्या किया, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, जो यहाँ पे कोड था यहाँ से कोड हमने कॉपी कर लिया, तो अपना पहला प्रोसेस खत्म हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस में हुआ, एमआरएनए में हुआ, क्लियर। फिर उसके बाद में आरएनए ट्रांसलेशन होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। और आरएनए ट्रांसलेशन होने के बाद में आपका एट लास्ट में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है ना। ये जो सेंट्रल डोग्मा है, ये सेंट्रल डोग्मा आपको एग्जाम में इसका डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, तो ये लिख लेना। तो यहाँ तक क्लियर रहा, आपका ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया क्या? तो वापस से बता देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आपके जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस तक, इसको बुलाता है ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उसके अपोजिट बेस पेयर यहाँ पे मैच होंगे। अगर आपके पास में यहाँ पे टी है तो ए लगेगा, ए है तो यू लगेगा, सी है तो जी लगेगा, जी है तो सी लगेगा, टी है तो ए लगेगा। क्लियर यहाँ तक? ओके और जिस स्टैंड पे ये बनता है, ठीक है ना, जिस वाले स्टैंड पे बनता है उसको टेम्पलेट स्टैंड बोला जाता है। और ये दो स्टैंड में से कोई एक ही स्टैंड यूज होता है फॉर द आरएनए सिंथेसिस। क्लियर यहाँ तक? ये आपका जो बनेगा इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब कि टी है तो टी के ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट्री ए ही लगेगा, अगर ए है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री यू ही लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। क्लियर यहाँ तक? ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये जो आपके सीक्वेंस थे, ये सीक्वेंस आपके 3-3 पेयर में अरेंज होते हैं। मतलब क्या होगा इसमें, जो एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना, ये जो अमीनो एसिड होता है ये हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा। ये अमीनो एसिड कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा? 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा, इसलिए बोला जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि आपका ये जो मैसेज है, ठीक है ना, आपके पास में जो डीएनए से आरएनए के ऊपर जो मैसेज आता है ये किस फॉर्म में आता है? हमने पढ़ा था कोड के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में आता है? कोड के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। और ये कोड आपके पास में जब ये 3 एंड आपके न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो यहाँ पे बनता है आपका एक अमीनो एसिड। जब 3 कोड बनेंगे तो क्या बनेगा? एक अमीनो एसिड, ठीक है। अब जैसे एक अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे अमीनो एसिड को लाके एक आपका प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ ये समझना है कि आपके पास में जब 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आके अरेंज हो जाएंगे और ये 3 एक पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास में? ट्रिपलेट कोडॉन। और ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या कहलाता है? एक अमीनो एसिड कहलाता है। समझिए यहाँ तक? ओके, ये आपका नीचे का ये जो है ये बेस पेयर है, ये आपके पास में बोल सकते हो आपका आरएनए है। आरएनए आपके न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है। कौन सा आरएनए आ रहा है? एमआरएनए। किस फॉर्म में आ रहा है? कोडेड फॉर्म में आ रहा है। और वो कोड किस फॉर्म में? आपके ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, मतलब कि आपके कोडॉन के फॉर्म में आपका कोड आपके न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है, ठीक है यहाँ तक? ओके, अब देखो बच्चों, जैसा कोड होता है उसके हिसाब से, मतलब कि आपके mRNA के, ठीक है ना, mRNA के सीक्वेंस के हिसाब से आपका tRNA क्या करता है? अमीनो एसिड लाने का काम करता है। क्या करता है? अमीनो एसिड लाने का काम करता है। यहाँ पे हमने देखा आपका mRNA था, mRNA को जिस हिसाब से कोड दिया गया उसके हिसाब से tRNA आपके साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, ठीक है ना। वो क्या करेगा? जिसके हिसाब से आपका इसमें कोड है, अभी समझो यहाँ पे A है तो A के ऊपर क्या लगेगा? U लगेगा। U है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? A लगेगा। C है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? G लगेगा। मतलब क्या आपके इसमें यहाँ पे A तो क्या लगेगा? U, ठीक है। अगर आपके पास में यहाँ पे C है तो क्या लगेगा? G। यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या लगेगा? G, ठीक है। तो आपके पास में जैसा पेयर है उसके हिसाब से आपका tRNA क्या करता है? साइटोप्लाज्म में से एंटीकोडॉन लेके आता है, ठीक है ना। क्या करता है? एंटीकोडॉन लेके आता है। और एंटीकोडॉन कहाँ पे लगाता है? आपके या जो भी बेस पेयर है उसके साथ में अटैच हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। जब आपके पास में mRNA के सीक्वेंस के हिसाब से, आपके mRNA के सीक्वेंस के हिसाब से जब tRNA क्या करता है? कोडॉन लेके आता है तो ये प्रोसेस को बुलाया जाता है ट्रांसलेशन। कौन सा प्रोसेस बुलाया जाता है? ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिखा है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास में जैसा कोड था, कोड को डिकोड किया और डिकोड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेट। जैसे कि मैं अभी इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है, इंग्लिश में बोलने के बाद आपकी टीचर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देगी, ठीक है ना। तो जैसे कन्वर्जन हुआ, सेम कंडीशन में आपके यहाँ पे कोड का क्या होता है? डिकोडिंग होता है। और डिकोडिंग होने वाले प्रोसेस को ही क्या बुलाता है? ट्रांसलेशन बोला जाता है। और डिकोड करने के लिए कौन लेके आता है? अमीनो एसिड को कौन लेके आता है? tRNA। मतलब कि आपका tRNA एंटीकोडॉन के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस को बुलाता है ट्रांसलेशन। समझ में आता है? ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है अपने पास में?
ये जो जितना भी प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, ठीक है ना, जितना भी प्रोटीन बनने का प्रोसेस है कहाँ पे किया जाता है, आपके राइबोसोम के अंदर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, राइबोसोम में करते हैं। राइबोसोम भी आपके इसमें 2 यूनिट में डिवाइड होता है, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। ये जो आपका जो राइबोसोम है ये हमेशा ट्रिपलेट कोडॉन के मतलब कि आपके इसमें 3 कोड से मूव करता है। आपके इसमें 1 2 3 ये 3 कोड है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से और आगे मूव करेगा, और आगे मूव करेगा तो ये और ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से और आगे मूव करेगा, यहाँ से और आगे जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आपके इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम आपके इसमें 3 यूनिट यानी कि आपके इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से आपका मूव करता है, ठीक है। और जैसे ये मूव करेगा यहाँ पे आपका इसमें एक अमीनो एसिड, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, ये बीच में एक बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद में ये अमीनो एसिड आएगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, फिर उसका एक अमीनो एसिड आएगा, वो एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और ऐसे बॉन्ड बनते बनते आपके इसमें क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको अगर ये एक चेन बन जाता है तो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे समझो, आपके इसमें पूरा प्रोसेस वापस से बताता हूँ, ध्यान से देखो। हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। इसको क्या बुलाएगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आपके जो भी मैसेजेस आएंगे किस फॉर्म में आएंगे, कोडेड फॉर्म में आएंगे। फिर उसके बाद में जो कोड्स होते हैं आपके ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि आपके इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनेगा जिसको बुलाएगा ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपके 3 कोडॉन से ये एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके इसमें जब टीआरएनए एक आपके इसमें ट्रिपलेट कोडॉन को लेके आता है, आपके बेस पेयर के साथ में मैच करता है, मैच होने के बाद में क्या बनेगा, क्या होता है आपका ट्रांसलेशन, यानी कि उसका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो अटैच होता है उसको बुलाता है एंटी कोडॉन। फिर उसके बाद में आपके लास्ट प्रोसेस में जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, आपका राइबोसोम 3 यूनिट से मूव करेगा, यानी कि आपका इसमें 1 2 3, फिर यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे 1 2 3, यानी कि आपका इसमें जो राइबोसोम है ये आपके 3 न्यूक्लियोटाइड से मूव करता है और इसी को बुलाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। समझ में आया क्या, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। उसके अंदर आपका इसमें देखो, यहाँ पे आपका जैसे जैसे मूव करते आएगा आगे से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल आएंगे, फिर उसके अंदर ये भी आपका एक अमीनो एसिड आएगा, फिर और आगे अमीनो एसिड आएगा, और ये अमीनो एसिड का चेन बना बना के क्या बनाएगा, आपका इसमें एक लार्ज बहुत बड़ा एक अमीनो एसिड का चेन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जिस बॉडी पार्ट में भी जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां तक तुम्हारा प्रोटीन पहुंच जाएगा। समझे यहाँ तक, ओके। एक और टॉपिक बचा है म्यूटेशन वाला भी थियरी यहीं पे मैं समझा देता हूँ। म्यूटेशन में क्या होता है, ध्यान दो आपका। म्यूटेशन में क्या होगा कि ये जो आपके बेस पेयर्स है, ठीक है ना, मतलब कि आपके इसमें जो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड आपके प्रॉपर सीक्वेंस से प्रेजेंट है, समझे। न्यूक्लियोटाइड आपके क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस से प्रेजेंट है। अब समझो क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है GCU वाला, यहाँ पे आपका रिप्लेस हो गया बाय द ACG। किससे रिप्लेस हो गया, ACG। अब क्या हुआ कि ये जो तीनों न्यूक्लियोटाइड है ये यहाँ से हट जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हारे पास में GCU इधर आ गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या आ गया, ACG, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका जो mRNA का स्ट्रैंड है, ठीक है ना, आपका इसमें जो स्ट्रैंड है इसके अंदर थोड़ा बहुत आपका रिप्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। और जब भी आपके किसी भी जीन के साथ में, डीएनए के साथ में, या फिर आपके क्रोमोसोम के साथ में कुछ भी रिप्लेसमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज अ म्यूटेशन, ठीक है ना। म्यूटेशन मतलब कि सडन चेंजेस, समझ में आ रहा है। मतलब कि आपका जो नॉर्मल स्ट्रैंड था, नॉर्मल स्ट्रैंड का आपका जो यहाँ पे ACG था, वहां से उसको हटा के दूसरा आपके इसमें दूसरा स्ट्रैंड जुड़ गया, और दूसरा स्ट्रैंड जुड़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, और ये मिस्टेक होने की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन के कारण बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना, फिनाइलक्यूटिनोरिया हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपके इसमें और आपका ब्लड के रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना, म्यूटेशन के थ्रू। समझे, ओके। सो बच्चे लोग, यहाँ तक अपना लेक्चर आज के लिए समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।